चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? indigestion, diarrhea, वेरी गुड। constipation, gastritis. गैस्ट्रिक्स, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। आज हम लोग देखेंगे आईबीएस, कोलाइटिस और पेप्टिक अल्सर। चलिए, स्क्रीन में प्रेजेंट कर रहा हूं, आप बताइएगा स्क्रीन शो हो रहा है या नहीं। जय श्री राम। आई होप आपने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आज फिर, ठीक है। सो कंप्लीट करके फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर। दिख रहा है सबको आईबीएस? हाँ सर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं इसको, आईबीएस। आपको मैंने पहले भी बताया कि सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम होता है जैसे मल्टीपल ऑफ सिम्टम्स, एक साथ कई सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं साथ में। इस आईबीएस के कंडीशंस में मल्टीपल सिम्टम्स आना, लाइक उनको डायरिया भी हो सकता है इस कंडीशंस में उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और इस सब की वजह से भी उनको, अगर फीमेल है तो मेंसेस के रिगार्डिंग भी इश्यूज आ सकते हैं। डायरिया भी हो गया था क्या? माइट भी पॉसिबल। हाँ जी, डायरिया हो गया था कल? हाँ जी, बिल्कुल होगा। नहीं, हो गया कंप्लीट। क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन के बाद डायरिया कराया था क्या? हाँ, वही कह रहा हूँ ना, यही तो है सिंड्रोम का मतलब है कि आज अगर उसको तुरंत नहीं होगा भैया, अभी हुआ है, अच्छा, अभी हुआ। हो सकता है कि कल आएगा, परसों आएगा, फिर उसको डायरिया, ये चेंजेस होगा। ठीक है, दोनों चीजें होती है मल्टीपल, इसलिए तो सिंड्रोम का मतलब होता है मल्टीपल सिम्टम्स ऑकर्स, कई सारे सिम्टम्स होते हैं, दैट्स व्हाई इसको सिंड्रोम कहते हैं अपन। ओके, तो ये हमारे कोलन में होता है। कोलन हमने आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। नहीं सर, मैं कुछ और पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था आपसे कि कल कॉन्स्टिपेशन कंप्लीट कराया आपने, उसके बाद क्या डायरिया भी करवा दिया कंप्लीट? हाँ जी, डायरिया हो गया है। आप कल नहीं थे क्या? नहीं, मैं लास्ट में मैंने क्लास छोड़ दिया था। डायरिया हुआ है क्या सौरभ जी? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, छूट गया क्या? नहीं सर, हो गया। नहीं सर, पढ़ाया था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद डायरिया करवा दिया सर। हो गया है ना, बस ठीक है। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, है ना, छूट गया है तो। आईबीएस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक कॉलन, इसके अन्य नाम भी है, इसको याद रखना है, अन्य नाम एकदम जरूरी है आपको याद रखना। इरिटेबल कॉलन, म्यूकस कोलाइटिस एंड स्पेसिफिक कोलाइटिस, ये देखो कोलन में ही होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड ये इश्यूज है। उनमें या तो इन्फ्लामेशन आ सकता है, उसकी वजह से डायरिया होगा, कई प्रकार के सिम्टम्स उनको, पेशेंट को होता है, इसलिए इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। बाउल्स कहाँ रहता है, स्टूल कहाँ होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, इसीलिए कहते हैं इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। It is a separate condition from inflammatory bowel disease and isn't related to other bowel condition. IBS is a group of intestinal symptoms that typically occur together. एक साथ कई सारे intestinal symptoms आ सकता है, आता है, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। These symptoms may vary in severity and duration from person. ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी होता है, ऐसा नहीं कि आज मेरे साथ सेम कंडीशन होगा तो सामने वालों के
मेरे साथ अगर जो कंडीशन है सामने वाले के साथ सेम कंडीशन हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कंडीशन। इरिटेबल फिक्स नहीं होता। ओके, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम का ये देखो, ये इमेज क्या, ये मैंने ना आपको बताया था एक बार। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो सेक्शंस हैं, क्या क्या होता है, ये जो लास्ट ये देखो पूंछ है ना, रैट के जो टेल है उसके जैसा ये निकला रहता है, बहुत ज्यादा काम तो नहीं रहता। ये अपेंडिक्स के बाद जिनको होता है ना वो निकाल देते हैं इसको। ये हो गया असेंडिंग कॉलन, ऊपर की तरफ उठता हुआ असेंडिंग। ये है ट्रांसवर्स और ये है डिसेंडिंग। एंड देन यहां से फिर रेक्टम और लिए लास्ट एनस पार्ट। ठीक है, ये ऐसे। और ये इस तरह से इसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी आता है, जिसकी वजह से इरिटेशंस भी होते हैं बॉल्स। और इस कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से क्या होता है, एब्डोमेन पेन आएगा। ये सिम्टम्स है कुछ, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। एक्सेस गैस फॉर्म करेगा, क्रैम्प्स आएंगे, फिर ब्लोटिंग्स होता है, डायरिया या तो फिर कॉन्स्टिपेशन, दोनों जैसे कोई हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। आज ये सिम्टम्स आया है, हो सकता है फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जो है ये होगा। स्टूल में म्यूकस निकलेगा, है ना, बड़ा एक चिपचिपा स्टूल्स ज्यादा निकलेगा इस टाइम पे निकलता है। कारण क्या हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन इंटेस्टाइन, नर्वस सिस्टम से भी है ये। इन्फ्लामेशन इन द, इन्फ्लामेशन अगर आ गया है तो भी। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या कहते सूजन हैं, आना है सर, क्या गैस्ट्रिक होता है ना सर। सूजन आना है सूजन, सूजन आ गया है, यस। इसका सीवियर इन्फेक्शन आ जाता है इसमें। आपको मैंने एक बैक्टीरियल भी बताया था, किसी को याद है कौन सा बैक्टीरिया था? एच पाइलोरी। एज पाइलोस। हाँ जी। इसके बाद चेंजेस इन माइक्रोफ्लोरा, फिर हेल्दी ट्रीटमेंट में है। हेल्दी डाइट लीजिए, रिच फाइबर फूड लीजिए, ज्यादा वाटर लेना है, फिजिकल एक्टिविटी, मसाज करते रहिए और मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट। देखो यहाँ प्रॉपर हमने लिख दिया है आईबीएस के सिम्टम्स। क्रैम्प्स आएगा, एब्डोमेन पेन होगा, ब्लोटिंग एंड गैस बनेगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, डायरिया भी होता है। इट इज नॉट कॉमन फॉर पीपल विथ IBS to have the episodes of both constipation and diarrhea। ठीक है, दोनों चीजें भी हो सकती है ये, लेकिन बड़ा रेयर भी होता है। Symptoms such as the bloating and gas typically go away after you have the bowel movements। कारण क्या हो सकता है, तो देखो ये एक फिक्स कारण नहीं बताते डॉक्टर, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इसी कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर्स आर नॉट श्योर व्हाट कॉजेज आईबीएस, कि क्या कारण है आईबीएस का, एक श्योर नहीं, कंफर्म नहीं बता पाते वो। एक्सपर्ट थिंक दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स में लीड टू आईबीएस। कई सारे इंटेस्टिनल जो इश्यूज हैं उनके वजह से आईबीएस हो सकता है। डिफरेंट फैक्टर में कॉज आईबीएस इन डिफरेंट पीपल। अभी बताया कि आपको अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के फैक्टर्स जो है, सिम्टम्स जो है देखने को मिलता है, फिक्स सिम्टम्स नहीं रहता। सर्टेन पीपल आर मोर कॉमन इन पीपल विद आईबीएस। एक्सपर्ट थिंक दिस प्रॉब्लम मे रोल इन द कॉजिंग आईबीएस। हाँ देखो क्या, और कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस लेना। ठीक है, अगर ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी ये आईबीएस हो सकता है। अब स्ट्रेस के टाइम पे आपको पता है ये HCl ज्यादा सिक्रेट होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ना, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो ज्यादा सिक्रेट होगा, और वो ज्यादा होगा तो फिर आपके एब्डोमेन्स को भी हार्म करेगा वो। और आपको पता है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। HCl जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा कर दिया तो फिर वो डैमेज करेगा आपके स्टमक म्यूकस लाइनिंग को डैमेज करेगा, और फिर ये दिक्कत आता है। फिर इंटेस्टाइनल को भी डैमेज करता है, उसके वॉल्स को डैमेज करना शुरू करता है, क्योंकि वो क्या एसिड है।
और डिफिकल्ट अर्ली लाइफ इवेंट्स सच एज फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज। कई बार क्या होता है कि टाइम पीरियड से पहले ही अगर आप फिजिकली या फिर सेक्सुअल एब्यूज होते हैं तो भी उस टाइम पे क्या होता है, ये आईबीएस होने के चांसेस रहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देखो यहाँ पे बताया, कौन सा बताया अभी जस्ट बोला मैंने, एच फाइलोरी, ठीक है, याद रखना। इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसकी वजह से होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ और अ चेंज इन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फूड इंटॉलरेंसेस और सेंसिटिविटीज इन विच सर्टेन फूड कॉज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। अगर आप देखो हेल्दी फूड, अगर बासी तला भुना चीज अगर आप लेते हैं, अनहेल्दी फूड्स लेते हैं, ट्रांस फैट वाले जो फूड हैं वो अगर आप लेते हैं, पैकेट वाले फूड्स जिसको कहते हैं ट्रांस फूड, वो अगर आप लेते हैं तो फिर ये होता है। या फिर आपको अगर फूड पॉइजनिंग हुआ है तो भी ये आ सकता है, आईबीएस हो सकता है। डायरिया का कंडीशंस होते हैं उस टाइम पे। सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, मेंटली इश्यूज भी होते हैं इसमें, जैसे कि डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर की वजह से भी, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है आईबीएस, ठीक है। लो फूड मैप डाइट, फूड मैप का फुल फॉर्म होता है फर्मेंटेबल ओलिगो डाइमोनोसेकेराइड्स एंड पोलियोल्स। फूड मैप का फुल फॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या भोजन लेने चाहिए इस टाइम पे, आईबीएस के टाइम पे। तो वेजिटेबल्स में ये मैंने एक चार्ट मेंशन किया है डाइट से रिलेटेड कि आपको किस तरह का भोजन, देखो डाइजेस्टिव जो इश्यूज होते हैं हमारे, जो गैस्ट्रिक वाले इश्यूज हैं, बहुत सारा कारण हमारा डाइट के वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से होता है ये। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, अगर डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली होना है इस तरह की प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं कि अपने खान पान को, रहन सहन को ठीक करना चाहिए तो आपको कोई इशू नहीं होगा, और प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए। वेजिटेबल में ल्यूटूस, कैरोट, कुकुम्बर एंड मोर। आई थिंक ल्यूटूस किसको कहते हैं यार, मुझे आइडिया नहीं आ रहा इसका, देख लेना आप लोग गूगल में। वो लीफी, हाँ पत्ते गोभी लेट्यूस, जैसा लग रहा है इसका। क्या? हाँ लीची वो एक लीची सलाद है, पत्ते जैसा ही रहता है पत्ते अपना गोभी वो, जैसा ना, पत्ते हाँ गोभी जो पत्ते रहती है, पत्ता गोभी गोभी। जैसा, हाँ। ठीक और है। उसको तो कुक नहीं करते, रॉ ही खा लेते वैसे। तो ये जो रिच फाइबर्स वाले आपको फूड लेना है नॉर्मली, आप ये बात समझो। अवॉइड क्या करना है, गार्लिक, बीन्स, ओनियंस एंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अदरक। अदरक होते ना, क्या कहते हैं उसको, जिंजर जिंजर हाँ जिंजर, जिंजर, ठीक है, जिंजर। तो हमारी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है तो जिंजर, तो वो लेने पे वो बहुत समझो कि ये कभी नहीं लेना चाहिए जिंजर इस कंडीशंस में, बहुत समझो बेकार चीज है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के भोजन। ये राजसिक भोजन के अंदर भी आता है। फ्रूट्स लीजिए, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। और आप जो फ्रूट्स लेंगे कैसे लेंगे, रॉ फूड में, रॉ में लीजिए उसको। ऐसा नहीं कि आप उसको जूस बना के ले रहे हैं, उसके फाइबर्स तो निकल जाते हैं आधा, छान के जब आप लेते हो तो उसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि आप उसको चबा के खाओ, और उसके अंदर जो फाइबर रहता है वो बहुत काम का रहता है। अवॉइड क्या करना है इसमें, वाटरमेलन, ब्लैकबेरीज, पीचेस और इस तरह के जो है अवॉइड करना चाहिए। ये आपके जो वाटर मिनरल जो होते हैं ना, ये सब चीज आपके पित्त को भी बढ़ाने का काम करता है कई बार। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो बहुत पानी है तो अच्छा होना चाहिए, नहीं, ये अगर आप लिमिट में लेते हो तो ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये डैमेज करता है आपको, ठीक है। आपके एचसीएल को ये बढ़ाने का काम करता है। इसके प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आइडिया है, डाइटिशियन आपको अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन जो चार्ट दिया है आप उसको एक बार फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए। चिकन, एग्स, टोफू, टोफू जो होता है ना तो पनीर के वाटर जैसा मिलन रहता है। सर एचसीएल बढ़ाता है। हाँ जी, ठीक है। तो आप ये इस तरह के भोजन
ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में लेना है, ये भी ज्यादा हेल्दी नहीं है वैसे तो। चिकन एग्स तो फिर भी ठीक है। सर क्या करवा रहे हो? मैंने अभी ज्वाइन किया है। क्या क्या करवा रहे हो सर, एक बार बता दो, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो वो क्या करवा रहा हूँ? कौन है लेट आए क्या? यस सर, अभी ज्वाइन किया। वो मैथ्स में ना लेट कर देते हैं, तो मैं थोड़ा लेट ही ज्वाइन कर पाती हूँ। IBS पढ़ा रहा हूँ मैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो पढ़ा बस रहा यही हूँ मैं, ठीक है। पूछना था। ओके सर, बस टॉपिक ही पूछना था। हाँ ठीक है, IBS। सॉसेस, बेटर रेड, फिश, ब्रेड, मीट्स एंड मोर, ये जो है ना, ये चीजें आपको अवॉइड करना है इसमें, IBS में। फैट्स नहीं, देखो आपको एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछा जाएगा, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने मेंशन किया है, एग्जाम में नहीं आएगा इस रिगार्डिंग क्वेश्चन। ऑयल्स, बटर, पीनट्स, ये सब चीजें आपको फैट बढ़ाता है, ये चीजें अवॉइड करनी है, नहीं सॉरी लेना है। इट अवॉइड क्या करना है? आलमंड्स, एवोकाडो, पिस्ता, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी, ठीक है। स्टार्च, सीरियल्स, ग्रेन्स में पोटैटोस, टॉर्टिला चिप्स, पॉपकॉर्न, मोर, ये सब देखो वैसे तो ये अवॉइड करोगे तो ये भी अवॉइड ही करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है, ये वाले पोर्शन को। पॉपकॉर्न, चिप्स ये ज्यादा ठीक है नहीं। बीन्स, ग्लूटेन बेस्ड ब्रेड, हाँ ये बिल्कुल अवॉइड करना है, ग्लूटेन रिच, इसमें प्रोटीन रहता है, ये अवॉइड कीजिए। मफिन्स एंड मोर, ब्रेड जो मैदे वाली चीजें हैं उसको अवॉइड करना है, ठीक है। एक साथ हम इसके यौगिक मैनेजमेंट को आपको एक साथ पढ़ाएंगे। कोलाइटिस, कोलाइटिस ये भी कोलन से है, देखो इन्फ्लामेशन आना, रेडनेस आना, ITS लग गया ना, ITS लग गया मतलब, और एक कोल से कोलन हो जाता है, इसमें क्या हो गया? कोलन में इन्फ्लामेशन होना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कोलाइटिस। लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन को हम लार्ज इंटेस्टाइन से भी समझते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होना मतलब है कोलाइटिस को है। कोलाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ योर कोलन, also known as large intestine. If you have colitis, you will feel discomfort, pain in your abdomen. आपको पेन फील होगा, दर्द होगा, अनकंफर्टेबल, बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, है ना, नींद से भी दिक्कत आती है इसमें। दिस डिस्कम्फर्ट मे बी माइल्ड और रिकरिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तो एक तो ये हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, या फिर रिकरिंग मतलब टाइम टू टाइम ये चीजें आपको हो सकता है, और सीवियर एंड अपियरिंग सडनली, अचानक आ सकता है ये चीजें, प्रॉब्लम, पेन अचानक उठ जाएगा, क्या हुआ है, ठीक है। और इसके कई टाइप्स हैं। इसको देखो, इसको हम, जब आप इसके इन्फ्लामेशन को जानने के लिए कोलोनोस्कोपी कराया जाता है कि भाई कहाँ पे इन्फ्लामेशन आया है, ठीक है, कहाँ पे घाव या अल्सर आया है, तो हम क्या कराते हैं? कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। उसमें एक लेंस भेजा जाता है अंदर में, और स्क्रीन पे दिखता है कि कहाँ पे पैचेस हैं या फिर अल्सर बना हुआ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कई टाइप्स हैं इसके, आई थिंक 4 टाइप्स हैं, हाँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस, US is a lifelong disease that causes inflammation and bleeding ulcer within a inner lining of your large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन की में क्या होगा, कई बार ब्लीडिंग्स भी आता है। ये आप एक प्रकार से समझो तो एक थोड़ा बहुत हेमोराइड्स वाले कंडीशंस आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे पाइल्स में। पाइल्स, हाँ यार ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक पाइल्स ही है, ठीक है। तो वहां पे जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अल्सर बनेगा, इन्फ्लामेशन होगा, उसके वजह से ब्लीडिंग्स भी आते हैं।
and it generally begins in the rectum and spread to the colon. ये फैलता है, आपके समझो तो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देता है ये धीरे धीरे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। यूसी इज द मोस्ट, यूसी बोले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड टाइप ऑफ कोलाइटिस। ये बहुत कॉमन है, मतलब इजिली डायग्नोस हो जाता है। ये इज द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड टाइप ऑफ द कोलाइटिस अकर व्हेन द immune system overreact to the bacteria and other substances in the digestive tract. ये कब overreact होता है? बैक्टीरिया से ज्यादा होता है, and other substance in the digestive tract. But experts don't know why this happens. Same again कि इसमें भी एक्सपर्ट डायरेक्टली इसका कारण नहीं बता पाते हैं कि क्यों हुआ है यूसी। दूसरा होता है सूडोमेम्ब्रस कोलाइटिस। सूडोमेम्ब्रस कोलाइटिस का मतलब यहाँ पे है कि अकर्स फ्रॉम ओवर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया कोलास्ट्रीडियम डिफिसिल, सी डिफिसिल। अच्छा बताइए कहाँ हमने पढ़ा था सी डिफिसिल? सी डिफ कहाँ पढ़ा था? कल ही पढ़ाया था हमने मैम। सर इसमें ये बैक्टीरिया के नाम पर क्या चीज? डायरिया में पढ़ा था। यस, डायरिया में पढ़ा था। वहां एक और हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? कोई नोरोवायरस और ई कोलाई। ई कोलाई, यस, ई कोलाई। वो दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया नॉर्मली लिव्स इन द इंटेस्टाइन बट इट डज नॉट कॉज प्रॉब्लम। देखो ये रहेगा आपके उसमें, ये कब तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा? जब तक कि गुड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में है तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन किसी कारण से गुड बैक्टीरिया आपका मर जाता है, किल हो जाता है, तब ये क्या होगा? डोमिनेट करना शुरू, ये डैमेज करना फिर शुरू कर देता है। ये जब तक है, गुड बैक्टीरिया जब तक है तब तक ये शांत चुपचाप बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही गुड बैक्टीरिया डैमेज हुआ तो फिर सी डिफ जो है अपने जो इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देता है फिर वो। सर्टेन मेडिकेशन, और ये क्यों होता है गुड बैक्टीरिया? कई बार अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स ले रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, तो फिर ये गुड बैक्टीरिया को हार्म करता है। सर्टेन मेडिकेशन स्पेशली एंटीबायोटिक्स may destroy healthy bacteria. This allows C. diff to take over, releasing toxins and that cause the inflammation. जैसे ही गुड बैक्टीरिया मरा, ये क्या करेगा? बैड बैक्टीरिया सी डिफ वो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करना शुरू कर देगा और वो इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। थर्ड वन इज इस्मिक कोलाइटिस। ये अचानक होता है, सडन हो सकता है, ठीक है, अचानक से होने वाला कोलाइटिस है ये इस्मिक कोलाइटिस। occurs when the blood flow to the colon is suddenly cut off or restricted. ये कब होता है? जब कोलन में अचानक से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, कट ऑफ हो जाता है। उस टाइम पे ब्लड क्लॉट्स कैन बी रीजन फॉर सडन ब्लॉकेज। ये हमने बताया था क्या? ये क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा था ना? कहाँ पढ़ा था बताइए? एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस में, रिमेम्बर ये वर्ड आया था ना, एंजाइना पेक्टोरिस में। जी सर। तो ब्लड क्या होता है? वहां पे क्लॉट हो जाता है, इसके वजह से ये कट ऑफ हो जाता है, जिसके वजह से हमें इसमें कोलाइटिस होने के साथ, इसमें क्या होता है? ए बिल्ड अप फैटी डिस्पोजिट इन द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में वहां क्या हुआ था? हाइपरटेंशन की वजह से सर। हाँ जी, हाइपरटेंशन की वजह से सर वहाँ पे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स थी उसमें सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, इसमें फेस हो रहा था सर। हाँ जी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो ब्लड वेसल्स है वहां पे फैटी, जो हमारा फैटी है वो, या तो आप म्यूकस से समझ लो, वो डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, एंड देन may cause of the IC. It usually reason for the returning the IC. इसमें कोलाइटिस से ब्लड के क्लॉट होने के वजह से
ये होता है। मेन जो रीजन, वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, टाइप्स जरूर याद कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि क्यों होता है। तो ये ब्लड की क्लोटिंग, इंटेस्टाइन में ब्लड की क्लोटिंग, ब्लड वेसल की क्लोटिंग की वजह से हो रहा है। सूडो में क्या होता है कि इसे बैक्टीरिया के जो है, गुड बैक्टीरिया के मरने की वजह से सी डिफ का वो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करने की वजह से होता है सूडो मेम्ब्रस कोलाइटिस। अल्सरेटिव में क्या होता है, अल्सरेटिव में जो हमारे जो उसमें लाइनिंग्स हैं, म्यूकस लाइनिंग, उनको फिर धीरे धीरे उसमें ब्लीडिंग की वजह से इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से अल्सरेटिव, ये बड़ा कॉमन है अल्सरेटिव। चौथा है माइक्रोस्कोपिक। ये हम माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं कि मेडिकल कंडीशन दैट a doctor can only identify by looking at the tissue sample of the colon। माइक्रोस्कोप से इसको जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप पता नहीं चलता इसमें, ठीक है। इसको टिश्यू सैंपल्स ऑफ द कोलन अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हम इसके जो टिश्यू, कोलन के जो टिश्यू सैंपल्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम बताते हैं इसमें। डॉक्टर विल लुक for sign of the inflammation such as the lymphocyte, which are a kind of WC, white blood cell। ये जब आप रिपोर्ट देखते हो ना तो वहां पे देखना रेंज रहता है लिम्फोसाइट का, WBC से रेंज रहता है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स जब आप करवाते हैं तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीजें। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉजेज ऑफ द कोलाइटिस इज अननोन। कई बार क्या होता है, इसका कारण अननोन रहता है। कॉजेज ऑफ द कोलाइटिस इंक्लूड, और लेकिन ऐसे है कि क्या कारण हो सकता है। इन्फेक्शन एक तो एक ये कारण है, कॉज्ड बाय द वायरस और पैरासाइट। फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, ड्यू टू बैक्टीरिया। क्रोन डिजीज की वजह से हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो। लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से क्या होता है, इसलिए कोलाइटिस होता है। पास्ट रेडिएशन इन द लार्ज बॉल, रेडिएशन कोलाइटिस एंड स्ट्रक्चर्स। ये जनरली जब आप कोई लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, उस टाइम पे रेडिएशंस की वजह से भी ये होता है। निक्रोटाइजिंग इंटरोकोलाइटिस इन न्यूबॉर्न बेबी। अच्छा, न्यूबॉर्न बेबी में ये टर्म है निक्रोटाइजिंग इंटरकोलाइटिस, न्यूबॉर्न बेबी में होता है। Pseudomembranous colitis caused by the Clostridium difficile infections called the, वही सी डिफ के वजह से होता है, अभी जो हमने देखा इसका टाइप्स। सिम्टम्स क्या होता है, एब्डोमेन पेन होगा, ब्लोटिंग होगा, कांस्टेंट और हाँ एब्डोमेन पेन और ब्लोटिंग होगा, स्टूल्स में ब्लड आएगा, कांस्टेंट अर्ज टू हैव द बॉल मूवमेंट, डिहाइड्रेशन, डायरिया, फीवर। ये हमारा हो गया सिम्टम्स, ठीक है। कुछ मेनली बेसिक सिम्टम्स आप याद कर लीजिएगा इसमें, और एक साथ हम यौगिक मैनेजमेंट देखेंगे साथ में आगे। नेक्स्ट आता है पाइल्स। पाइल्स जिनको आप हेमोराइड्स भी कह सकते हैं, हेमोराइड्स, ठीक है। ये दो भागों में बांटता है जनरली, इंटरनल हेमोराइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोराइड्स। इंटरनल हेमोराइड्स को कोलोनोस्कोपी करवाएंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल हेमोराइड्स जो है, आप वो क्या होता है, एनएस के बाहर ही होता है या उसके पास होता है, तो उसको एग्जामिन इजिली किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंटरनल को आपको कोलोनोस्कोपी करवा के ही पता चलेगा अंदर जाके कि क्या है, कहाँ पे है पाइल्स। या छोटे छोटे जो है ना, देखो इस तरह से गांठ बन जाते हैं पाइल्स में एनस के पास, तो ये तो एक्सटर्नल है। लेकिन इंटरनल नहीं, ये है एक्सटर्नल, सॉरी, ये जो देखो बाहर जो एक्सटर्नल है, ये इंटरनल। इसको समझ लेते हैं। हेमोराइड्स आर swollen veins in the lower anus and rectum। वेन्स क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल सा जाता है उस जगह पे, ठीक है। और वो देखना बाहर की तरफ लटक जाता है जेवर,
और यही अगर क्रिटिकल कंडीशन जब ज्यादा हो जाता है तो उसको हम ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिस्टुला में। आपको पता है फिस्टुला किसको कहते हैं, भगंदर, वर्ड आपने सुना होगा हिंदी में भगंदर। तो hemorrhoids are swollen veins in the lower anus and rectum. This swelling can cause localized inflammation of the other tissues. Two types में बांटा गया, internal and external. Internal piles occur within the rectum and are usually not visible during the external examination. External examination से इसको नहीं एग्जामिन किया जा सकता, नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इसको हम कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अदर केसेस एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है, आप इसलिए एग्जामिन कर पाते हो, बाहर वो रहता है, मे ग्रो टू प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द एनस, बाहर रहता है एनस के, एंड द मेडिकल टर्म फॉर दिस इज द प्रोलैप्स्ड हेमोराइड्स। याद रख लेना, एक्सटर्नल हेमोराइड्स को हम प्रोलैप्स्ड हेमोराइड्स भी कहते हैं। सिम्टम्स क्या होता है, in the most cases the symptoms of the piles are not serious and resolve on their own. जिनको जनरली कब्ज रहता है ना, उनको हेमोराइड्स ज्यादा होता है। वैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों के वजह से भी पाइल्स हो सकता है ना, जनरली ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे होता है। एन इंडिविजुअल विथ पाइल्स में एक्सपीरियंस इन द फ्लोइंग सिम्टम्स, पेनफुल लम्स जो है बड़ा पेनफुल रहेगा, स्टूल एंड अराउंड द एनस, टीचिंग एंड डिस्कम्फर्ट अराउंड द एनस, discomfort during and after the passing the stool, blood stool में क्या होगा, ब्लड निकलता है। और piles can escalate into the more severe conditions में, ज्यादा सीवियर कंडीशंस में एक्सेसिव एनल ब्लीडिंग्स, बहुत ब्लीडिंग्स आती हैं इस टाइम पे, पॉसिबली लीडिंग टू द एनीमिया। अगर ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, एनीमिया हो सकता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से भी। फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि स्टूल रोकने का जो कंट्रोल होता है। एक बार क्या, अगर आपको बाहर गए हो, ठीक है, स्टूल है 2 नंबर आ गया, तो उस टाइम पे आपके अंदर रहता है कि आप उसको थोड़े से समय के लिए होल्ड कर सकते हैं जब तक कि घर ना पहुंच जाए। ओके, तो इस तरह से। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कई बार फीकल इनकॉन्टिनेंस में कि ये जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाता है, खो देते हैं, ठीक है। और बिना वार्निंग के स्टूल बाहर आना जनरली कब होता है, ये ओल्डर एज में। देखना जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये क्षमता खत्म हो जाता है, वो जो है पेशाब, टॉयलेट या फिर स्टूल वो बेड पे ही करते रहते हैं बूढ़े, उस टाइम पे फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है उनके साथ। फिस्टुला का मतलब बताया अभी, भगंदर जो कहते हैं। strangulated hemorrhoids in which anal muscles cut off the blood supply to the hemorrhoids. strangulated hemorrhoids में क्या होता है कि जो एनल मसल्स हैं वो उसमें से ब्लड का जो सप्लाई है ना वो कट हो जाता है। कारण क्या, पाइल्स रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज द प्रेशर इन द लोअर रेक्टम। कई बार क्या होता है कि हम वॉशरूम जाते हैं और बहुत हम फोर्सफुली करते हैं, जिसकी वजह से ये पाइल्स भी हो सकता है ना, उसके कारण से। क्यों, कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में अपन क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से पाइल्स होता है। द ब्लड वेसल्स अराउंड द एनस एंड द रेक्टम विल स्ट्रेच अंडर प्रेशर एंड मे स्वेल एंड बल्स फॉर्मिंग पाइल्स। और उस प्रेशर की वजह से क्या करता है कि वो हमारे सराउंडिंग्स में जो है एनएस के आसपास के जो मसल्स या वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाता है, ज्यादा ही स्ट्रेच हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से उनमें स्वेलिंग आ जाता है, बल्जिंग हो जाता है, फॉर्मिंग एंड देन फॉर्मिंग पाइल्स। इट में बी ड्यू टू द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। बहुत अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो होगा पाइल्स। क्रॉनिक अगर डायरिया है तो भी होगा पाइल्स। क्यों, बार बार अगर डायरिया इतना अगर क्रॉनिक हो गया है, आपको बताया था ना क्यूट सब एक्यूट डायरिया ज्यादा टाइम तक नहीं रहता जनरली, लेकिन अगर जब ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये पाइल्स का कंडीशन हो सकता है। वहां पे नसें क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएगी। लिफ्टिंग हैवी वेट, अगर देखना बहुत वेट लिफ्टर्स को या जो जिम जाते हैं उनको भी ये शिकायत कई बार देखने को मिलता है, वो क्या हैवी वेट उठाते हैं,
जिसकी वजह से ये इश्यू आता है। स्ट्रेनिंग विद पासिंग स्टूल, अगर आप रोकेंगे, स्ट्रेन करेंगे स्टूल को, तो फिर पाइल्स होता है। इसलिए कहते हैं जो नेचुरल मोशंस हैं उनको कभी रोकना नहीं चाहिए। रिस्क फैक्टर में सर्टेन फैक्टर्स में इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ डेवलपिंग। प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ये उस टाइम पे भी जो है पाइल्स होने के चांसेस, क्यों, हमारे जो लोअर जो पेल्विस है उस पे हम ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, बैठने में दिक्कत आती है, ठीक है, जिसके वजह से आप देखो एब्डोमेन, जो प्रेग्नेंट में क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमन में पेट फूल जाता है, और पेट जो है फूलने की वजह से वो प्रॉपर बैठ नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर प्रेशर नहीं बनता पेल्विस पे। तो हम क्या करते हैं, फोर्सफुली प्रेशर बनाते हैं। एक तो नेचुरल बैठने की वजह से प्रेशर बनता है हमारे, इसलिए कहते हैं कि सबसे अच्छा जो होता है ना, जो हमारा इंडियन टॉयलेट होता है वो बड़ा बेस्ट है, क्योंकि प्रॉपर एब्डोमेन पे प्रेशर बनता है। एक रीजन जो है ये भी है वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करना। पहले की जो हमारे संस्कृति, अब देखो ये इसीलिए कॉन्स्टिपेशन आजकल बढ़ा है, ये वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने की वजह से, क्योंकि उससे प्रॉपर प्रेशर नहीं बनता। इसलिए तो कहते हैं ना, बैठ के पानी पियो, वॉशरूम जाने से पहले बैठ के कागासन में बैठ के पानी पीजिए, मलासना में बैठिए, द गुड पोस्टर, इसलिए तो उसका नाम मलासना पड़ा ना, पोस्चर ऑफ मलासना। जब अपन स्टूल पास करते हैं वो पोस्चर है। चलिए, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर ऑफ द pelvis, a person having a higher blood volume and the higher incidence of the constipation। एज फैक्टर है, अगर ज्यादा एज हो गया है तो फिर वो भी पाइल्स के कंडीशंस बनते हैं उस टाइम पे। पाइल्स आर मोर कॉमन इन ओल्डर एज, बहुत ऐसे देखते होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज्यादा पाइल्स रहते हैं। अराउंड आफ्टर से सोर्स ऑफ पॉपुलर 50 डेवलप पाइल्स, वेट के वजह से, जिनका ओवर वेट हो रखा है, ठीक है, उनको भी ये चांसेस है कि पाइल्स होंगे। डाइट, अगर आपने अच्छा डाइट नहीं लिया, रिच फाइबर फूड्स आप नहीं ले रहे हैं, तो भी पाइल्स होगा। इसलिए कहते हैं जिनको पाइल्स रखा है या कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो उनको सैलेड खाना चाहिए, जितना हो सके सैलेड खाओ आप, ठीक है। यौगिक मैनेजमेंट फॉर गैस्ट्रिक, अभी जो हमने देखा था पहले, गैस्ट्रिक हो गया, फिर कोलाइटिस हो गया, फिर डायरिया हो गया, उनकी यौगिक मैनेजमेंट है ये, ठीक है। और इवन पाइल्स ऑफ ये हेमोराइड्स है ना, तो हम पाइल्स कहते हैं ना। और अलग से हम जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन का, तो हमने बता ही दिया है। अल्सर पढ़ेंगे ना, तो उसका अलग से हम ऐड कर देंगे इसमें, अल्सर का। डाइट क्या क्या लेना चाहिए, मधुर अम्ल लवण वाले भोजन लेना चाहिए, बनाना लेना चाहिए। बनाना क्यों लेना चाहिए, जब आपने जिनको डायरिया हो रखा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी के न्यूट्रिशंस बहुत लॉस्ट हो जाते हैं, तो उस न्यूट्रिशंस को लेने के लिए बनाना लेते हैं। क्योंकि बनाना क्या है, रिच पोटेशियम फूड है, इसमें बहुत हाई मात्रा में पोटेशियम रहता है। टू हेल्प टू रिप्लेस द न्यूट्रिशंस योर बॉडी हैज लॉस्ट बिकॉज ऑफ डायरिया। डायरिया की वजह से क्या होता है, बॉडी आपका जो वीक हो रखा है, तो बनाना की वजह से आप उस न्यूट्रिशन को रिप्लेस कर सकते। मिल्क लेना है, खिचड़ी द बेस्ट फॉर कोलाइटिस, कोलाइटिस वालों को खिचड़ी बहुत अच्छा है। एनीमिया, सॉरी या आसन, मैं भी ना, आसन, according to the principle of Ayurveda, asanas trap open this area where release the heat and tension, there are help to decrease the pitta। देखो इस टाइम पे क्या होता है कि आपको पित्त बढ़ जाता है, तो पित्त को समन करने के लिए, ठीक है, आपको इसीलिए ये डाइट आप लिया है। मधुर अम्ल और लवण वाले फूड आप जब लेंगे तो आपका जो पित्त का समन होगा, शांत होगा, ठीक है। तो पित्त नहीं बढ़ना चाहिए, उसको कम करना है पित्त को। Therefore, back pains especially once to the belly and the greater back bend बहुत अच्छा है,
इवन फॉरवर्ड भी अच्छा है, बैकवेंट आल्सो गुड। भुजंगासना कीजिए, धनुरासना कीजिए, बस एब्डोमेन वाले जो भी है वो सारे आप करो। ट्विस्टिंग इज वेरी गुड, ट्विस्टिंग वाले पोज जरूर करना चाहिए। आप देखो जब लघु संघ प्रक्षालन करते हैं ना, तो कौन कौन से आसन है? तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण, उधर है कि नहीं? इसलिए कर दिया कि आपके पेट पे प्रॉपर एक खिंचाव हो, जिसकी वजह से इजिली आपको स्टूल पास की। प्यूरिफिकेशन मेथड में विरेचन और बस्ती। विरेचन जिनका पित्त बढ़ा हुआ रहता है ना, उनके बहुत अच्छा है कि विरेचन करें, बहुत अच्छा है। बस्ती जिनका अगर वात बढ़ा हुआ है तो बस्ती बहुत अच्छा है, इसीलिए करना है। और नेति, नेति से भी आपका पित्त कंट्रोल रहता है और म्यूकस जो बना हुआ है वो भी। प्राणायाम, नाड़ी शोधन कीजिए, शीतली शीतकारी कीजिए, भ्रामरी फॉर स्ट्रेस रिलीफ। ठीक है, ये बहुत अच्छा है शीतली शीतकारी। क्यों? पित्त को कम करने के लिए। इफ प्रेशर इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन, अगर इन पर्सन जो पेशेंट है अगर पाइल्स की वजह से या कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से सफर कर रहा है, पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन है, तो उनको भ्रस्तिका करना चाहिए, शीतली शीतकारी नहीं करना चाहिए, बॉडी में हीट बनना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको इजिली स्टूल पास हो। रिलैक्सेशन और मेडिटेशन में सोहम और अंतर्मन। स्ट्रेस है तो अंतर्मन इज गुड, सोहम इज गुड, रिलैक्स होगा माइंड। ओके, तो ये था हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। एक रह गया है, वो मैं अभी करा देता हूं। जब सेकेंड वन इज, नेक्स्ट वन इज पेप्टिक अल्सर, इसको अलग से मैंने ऐड कर दिया। अभी यहां तक पढ़ा है वो क्लियर है क्या, ये बताओ मुझे, फिर हम आगे पढ़ो। हो जाएगा, बस 10 मिनट दे दो, फिर आज हमारा हाँ सर। गैस्ट्रो हो जाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हम पढ़ते हैं। पेप्टिक अल्सर होता क्या है? अल्सर सेम वैसे ही बताया मैंने, अल्सर यहाँ पे है मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है एब्डोमेन में, इसोफेगस में, कई जगह पे ये हो सकता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, एब्डोमेन, ड्यूडेनम, इसोफेगस, ये कई जगह पे इस तरह के देखो पैचेस दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे। इस जगह पे आपको हो सकता है पेप्टिक अल्सर। A peptic ulcer is a more sore, लंबी गहरी सांस लीजिए, तो लंबा गहरा सांस लीजिए थोड़ा सा। चलिए, पेप्टिक अल्सर इज ए मोर सोर ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम। स्टमक और ड्यूडेनम में उसके लाइनिंग्स में ज्यादा सोर हो जाना, छिल जाना समझ लो, पैचेस आ जाना, ये पेप्टिक अल्सर के लक्षण है। घाव हो जाना, दीज आर द पार्ट ऑफ द। ये पता है आपको, एक और चीज बताता हूँ, खाली पेट में ज्यादा होता है। क्यों? जब खाली पेट करोगे ना, रहोगे, उस टाइम पे ना एक्सेल बहुत बनता है, एसिड बहुत बनेगा, और उसके वजह से ये डैमेज करता है। वही पता, देखो वही बातें हैं छोटे छोटे जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी है, करीब करीब वैसे ही बातें यहाँ पे भी है। वो एचसीएल फिर क्या करता है, ये जब खाली पेट में रहोगे तो वो आपके एब्डोमेन लेयर्स को डैमेज करना शुरू कर देता है खाली पेट में। इसी अब जैसे ही जब आप भोजन करोगे ना, तो ये शांत हो जाएगा, आपको फिर रिलैक्स मिलेगा, खाना खाते ही आपको रिलैक्स मिलेगा। जैसे ही खाली पेट रहोगे आपको फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता है ये सबसे ज्यादा महिलाओं में ज्यादा होता है। क्यों?
महिलाएं ज्यादा फास्ट करती है ना, करती है कि नहीं करती? अब नवरात्रि आ रही है, नवरात्रा आ रहा है, देखना महिलाएं ज्यादा फास्ट करती है पुरुषों की तुलना में, खाली पेट ज्यादा रहती हैं। अभी भी गांव में चले जाओ तो जब तक घर के सारे लोग नहीं खा लेते, महिलाएं नहीं खाती। आप लोग भी जानते होंगे, सबसे लास्ट में खाती है वो, जब सब खा लेते हैं तब खाती है वो लास्ट में, तब तक वो भूखे रहती है, जिसकी वजह से ये इशू आते हैं, अल्सर बनता है। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ जो भी हैं बड़े लोग, भाई महिलाओं को भी उतना ही सम्मान दीजिए, उतना ही टाइम पे खिलाओ, कि नहीं आप भी खा लो, साथ में खा लो, पहले खा लो, ठीक है? ये चीज चेंज होना चाहिए, उनको पहले ही खिला दो। These are the parts of gut where acid bath the surface. One cause the peptic ulcer is bacterial infection by the H. pylori. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से भी होता है। बैक्टीरियल हो गया, उसके वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर होता है, ये अदर कारण है, ठीक है? कॉज बाय द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द, अगर आप ज्यादा समय तक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एजेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं, एनएसएआईडीज लाइक एस्प्रिन, इबुप्रोफेन, ठीक है, तो भी आपको पेप्टिक अल्सर होता है। कुछ केसेस में कैंसरस ट्यूमर की वजह से इन द स्टमक और पेनक्रियाज कैन आल्सो कॉज द अल्सर। कैंसर ट्यूमर है तो भी एब्डोमेन में या फिर पेनक्रियाज में तो भी अल्सर होगा, ठीक है? पेप्टिक रेफर्स टू द पेप्सिन स्टमक एंजाइम। आपको पता है ना पेप्सिन एक एंजाइम है, आपने गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा इसको अच्छे से, ठीक है? एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, ये क्या करता है पेप्सिन? आपकी जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। An ulcer occurs when the lining of this organ is corroded by the acidic digestive juice secreted by the stomach cells. यही HCl की बात हो रही है। डाइजेस्टिव जूस कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करता है? आपके स्टमक लाइनिंग को कोरोड करना शुरू करता है। लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, एक तो इसोफेगस हो सकता है, देखो ये क्या है, हमारा इसोफेगस है ना, इसोफेगस ये कनेक्टेड है स्टमक से। दूसरा है स्टमक, ये वाला भाग पूरा स्टमक, और ड्यूडेनम स्किन लास्ट में, ड्यूडेनम वाला भाग देखो ये है ना, ड्यूडेनम, ठीक है? इस जगह पे हमने बताया इसोफेगस है, ये एब्डोमेन में और ड्यूडेनम में सबसे पैचेस है। सिम्टम्स क्या है इसमें? सिम्टम्स होगा अडल्ट ग्रोइंग एक्स कम्स एंड गोज फॉर सेवरल डेज, पेन में इंक्रीज व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी। देखो वो ना, पेट अगर खाली है तो दर्द क्या होगा? बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप भोजन करोगे ना वो दर्द रिलैक्स हो जाता है। एट नाइट और हाफ टू द 3 hours आफ्टर मील, ये कई बार क्या होता है आधी रात को, खाना तो अगर आपने जल्दी लिया पच गया तो फिर खाली पेट हो जाने की वजह से भी दर्द बढ़ जाता है रात में। देखना बहुत कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को रात में बड़ा तेज दर्द उठता है, ठीक है? तो मे बी ये कारण हो सकता है ये अल्सर का। पेन इज रिलीव्ड बाय ईटिंग एंड एंटासिड मेडिकेशंस की वजह से भी होता है। देखो ये अदर सिम्टम्स में क्या आता है? पेप्टिक अल्सर में चेस्ट पेन होगा, बर्पिंग, ये देखो ये जो आदमी दिख रहा है ना बर्पिंग कर रहा है, ये टकारे लेना, फैटिक्स थकान होगा, ब्लोटिंग आएगा पेट में, देखो ये ब्लोटिंग, पेट फुला फुला रहेगा, वेट चेंज होगा, ज्यादा कम इस तरह से फ्लक्चुएट, वेट चेंज आएगा, नौसिया मिचली सा फील होगा, वोमिट फील होगा, है ना, और हर्ट बन रहेगा, छाती में जलन फील होगा। लेस कॉमन सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन and 5% of the patients with chronic duodenal ulcer had predominantly chronic symptoms. इस सब इतना नहीं आएगा। हर्ट बर्नआउट
इरप्शन आर आल्सो कॉमनली एसोसिएटेड विद अल्सर एक्टिविटी। ये बच्चा देखो कमोड पे पेपर पढ़ रहा है। इमरजेंसी सिम्टम्स ऑफ एन अल्सर व्हिच रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल। अगर इमरजेंसी आया है इसमें अल्सर का, उसमें तो फिर मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा नहीं कि उनको योगा कराएंगे आप। स्टमक पेन होगा, ब्लडी ब्लैक स्टूल, ब्लड वॉमिट होगा। कई बार क्या होता है ना कि जब वॉमिट करते हो ना तो खून भी आ जाता है। सिम्टम्स मे बी ड्यू टू द अल्सर बोर्डिंग इनसाइड द स्टमक एंड डुडेनम वॉल ब्लीडिंग्स। डुडेनम वॉल में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से होता है। कॉजेज ऑफ पेल्विक का क्या कारण होता है, बस 5 मिनट और दे दीजिए। कारण क्या होगा इसमें, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा, हैवी कोलर, एच पाइलोरी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस अभी बताया था ना, स्ट्रेस इंक्रीज क्या करता है, HCl का सिक्रेशन बढ़ा देगा ये HCl, और जैसे HCl का सिक्रेशन होगा आपके एब्डोमिनल लाइनिंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। क्रॉनिक यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन की वजह से होगा, नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन की वजह से, ये दो दवाइयां ले रही है। अल्कोहल की वजह से भी होता है। ये है क्या एक्चुअली, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ना, वो क्या करता है, एक एंजाइम को सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, विच कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट। द रिलीज ऑफ अमोनिया न्यूट्रलाइज द एसिडिक। अब ये अमोनिया क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एसिडिक बन रहा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक, विच एक्सप्लेन्स द डिफिकल्टी इन द स्टोइंग। ठीक है, आप इसको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा एग्जाम में, आप समझ लीजिए। अब एच पाइलोरी ये याद करना आप, ये जरूरी है। एच पाइलोरी कैसे डायग्नोज करते हैं, तो एक तो हम ब्लड के थ्रू डायग्नोज करते हैं उसको। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है ये डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज को, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक करेंगे। ब्रेथ के थ्रू एक ब्रेथ टेक्निक्स होता है, इसका डिटेल नहीं पूछेगा। वो उसमें क्या करते हैं कि श्वास, एक पेशेंट ड्रिंक्स यूरिया, हाँ एक यूरिया सॉल्यूशंस लेते हैं, पीते हैं, एंड कंटेन्स स्पेशल कार्बन एटम। if H pylori is present, it breaks down the urea, releasing the carbon. The blood carries the carbon to the lungs where the patient exhales to the breath is able। इसके बारे में दिख नहीं रहा। नहीं, इसमें मैंने जो है ना ये डिटेल नहीं दिया है, क्योंकि वो एग्जाम में इतना डिटेल उसका नहीं पूछेगा। बस डायग्नोस हम किसके थ्रू करते हैं, ब्लड के थ्रू, ब्रेथ के थ्रू। ब्रेथ में क्या होता है ना, उनको एक अमोनिया का सॉल्यूशन पिलाते हैं, और जैसे ही वो ब्रेथ आउट करेंगे ना, तो एक कार्बन एटम जो है, एक कार्बन जो है कहते हैं कि वो बाहर इस तरह से निकलता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो समझ जाते हैं कि इसमें एच पाइलोरी प्रेजेंट है, एंड इट ब्रेक्स डाउन द यूरिया, और ये यूरिया को ब्रेक रिलीज द कार्बन। इतना डिटेल में मत पढ़ो, आपके लिए इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिक चीज समझ लीजिए कि ये 4 चीजें। स्टूल के लिए भेजते हैं, स्टूल टेस्ट, और उससे पता चलता है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, फिर एंड टिश्यू टेस्ट, फिर टिश्यू टेस्ट कराया जाता है, और फिर ये बायोप्सी के थ्रू होता है। बायोप्सी पता है किसी को क्या होता है बायोप्सी? वो करने के लिए निकालते हैं। सर्जरी सुना है सर, लेकिन पता नहीं क्या होता सर, सुना है लोगों से बस। बायोप्सी में जब कैंसर का जो पता लगाते हैं ना, तो बायोप्सी करते हैं सर। बायोप्सी के थ्रू जो है ये टेस्ट कराया जाता है, टिश्यू टेस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक, इसमें 2 तरह से देखो, इस तरह से होता है। मैंने ये इमेज इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे दिखता है। ये स्क्रीन का इमेज है, एक स्नैपशॉट लिया हुआ है स्क्रीन का। तो ड्यूडेनल अल्सर में देखो इस तरह से दिखता है ये अल्सर बड़ा। और ये कब पता चलता है, जब ये इंडोस्कोपी जब कराया जाता है।
आपके माउथ से डाला जाएगा, ठीक है, आपके माउथ से डाला जाता है कैथेटर, एक पाइप, उसमें कैमरा लगा रहता है, और ये देखो ये आपको दिख रहा है पॉप यहाँ पे, और इस तरह से चेक करते हैं कहाँ पे है, इसोफेगस में है या फिर एब्डोमेन में है या फिर डुडेनम में है, वो चेक करते हैं, फिर ये अंदर ले जाके लेंस। गैस्ट्रिक अल्सर में भी इस तरह से देखो ये होता है, ठीक है, पेट तक, ये कहाँ तक लेके गया है, डुडेनम तक लेके गया है इस कैमरे को, और यहाँ पे क्या एब्डोमेन में लेके गया गैस्ट्रिक, और जहां पे रहेगा स्वेलिंग या इस तरह से पैचेस, तो देखो इस तरह से दिखता है, हाँ समझ में आ जाता, वो स्क्रीन पे दिखता है ना, स्क्रीन का इमेज है ये। डुडेनम अल्सर जो है इसका एज ऑनसेट क्या है, 30 to 60 में जनरली होता है, और गैस्ट्रिक में 50 मोर देन 50, ठीक है, ओल्ड एज में होता है। रेशियो 2 to 3:1 का रेशियो है मेल और फीमेल के साथ, और इसमें क्या है, मेल फीमेल 1:1 का रेशियो है। 80% ऑफ पेप्टिक अल्सर आर डुडेनम और 15% ऑफ पेप्टिक अल्सर आर गैस्ट्रिक। हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl, इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है HCl का, किसमें, डुडेनम अल्सर में, और गैस्ट्रिक में हाइपो सिक्रेशन ऑफ HCl, इसमें कम होता है, इसमें वेट गेन होगा डुडेनम अल्सर में, और गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस होता है। पेन 2 to 3 hours after meal, often awaken between the 1 to 2 a.m. indigestion food relieves pain. Pain occurs in 1:1/2:1 घंटा में आफ्टर मील। ये देखो ये करीब आपको 1 से 2 घंटे में, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर, ये खाना खाने के जस्ट आधे घंटे से 1 घंटे, ये 1/2:1 है, मतलब ठीक है, 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर में पेन आना शुरू हो जाता है, और इसमें 2 से 3 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद। रेयरली अकर इन नाइट, और ये करीब रात में भी हो सकता है, 1 से 2 बजे के बीच में होता है। कौन सा, डुडेनम। गैस्ट्रिक क्या होता है, इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, जो रेयरली ही होता है नाइट में, मे बी रिलीव्ड बाय द वोमिटिंग, और जैसे ही आप वोमिट करते हैं रिलीफ मिलता है। indigestion of food does not help, sometimes increase the pain. Vomiting common है, vomiting uncommon है, it perforate more than the gastric ulcer, hemorrhages more likely occur with the duodenal ulcer, occasionally takes the place where, इस तरह से हमने थोड़ा बहुत डिवीजन कर दिया था, आप इतना डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। H. pylori, अल्कोहल, स्मोकिंग, सिरोसिस और स्ट्रेस की वजह से ये होता है। ये H. pylori गैस्ट्रिक, अल्कोहल, स्मोकिंग, NSAID, स्ट्रेस की वजह से ये होता है गैस्ट्रिक। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसमें, एक तो अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, मॉडिफिकेशन कीजिए, फिर मेडिकेशन करना है, दवाइयां जो प्रॉपर है वो लेनी है, और फिर या तो सर्जरी एक ऑप्शन है, ये ट्रीटमेंट है। एम्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ठीक करना, हील करना इज द एम ऑफ द ट्रीटमेंट। एडवाइस फॉर duodenal ulcer of patient fibers, slow the movement of the food, anesthetic food from the ulcer, ये सब आप स्किप कर सकते हो, इतना काम का नहीं है आपके लिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट डाइट में भी यूजफुल, विटामिन ए रिच फूड आप लीजिए, ऑल्सो गुड। हाई डोज शुड नॉट बी टेकन बाय द, हाँ ज्यादा आपको हाई डोज नहीं लेनी है, किसमें, प्रेग्नेंट वुमन को। The effect of lower amount of vitamin A has not been studied in the people with the peptic ulcer, तो सब आपको विटामिन सी लीजिए, ये अच्छा होता है। सी में भी विटामिन सी क्या करता है, हेल्प टू इरिटेट H. pylori people with the gastrics, इरेडिकेट करेगा H. pylori को। प्रिवेंशन, प्रॉपर हाइजीन, क्यों, इन्फेक्शंस की वजह से होता है ना। H. pylori क्या होता है, अगर आपने अनहाइजीन है
हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वॉशरूम हो या फिर गंदी बासी चीजें भोजन ले रहे हैं, पैक्ड फूड ले रहे हैं, तो भी बैक्टीरियल एच फाइलोरी इन्फेक्शंस बैक्टीरियल हो सकता है ना। तो प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन प्रॉपर लेना है आपको। ड्रिंक वाटर, ज्यादा पुराना जो है जमा हुआ पानी मत लीजिए, ताजा पानी लेना चाहिए। स्मोक मत कीजिए, सिगरेट, ये सबसे अवॉइड करना है। प्रिवेंशन, use other drugs if impossible for the managing pain, take the slowest possible dose, जितना हो सके कम डोज लीजिए आप, है ना, अगर पॉसिबल हो तो लिमिट मात्रा में, ज्यादा नहीं लेना है। डोंट टेक लॉन्गर देन नीडेड, डोंट ड्रिंक अल्कोहल व्हाइल टेकिंग। अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो उस टाइम पे अल्कोहल आपको नहीं लेनी है। देखो अलग से मैंने इसमें मैनेजमेंट डाल दिया है। अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट, कैफीन, अल्कोहल, शुगर, इंक्लूड सल्फर कंटेनिंग फूड्स such as garlic, onion, broccoli, cabbage, Brussels sprouts, ये सब भोजन आपको लेने हैं, ठीक है। अवॉइड क्या करना है? कैफीन, अल्कोहल और शुगर कंटेनिंग फूड्स। इंक्लूड क्या करना है? सल्फर कंटेनिंग फूड्स। पेट का मसाज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो डाइजेस्टिव ऑर्गन में, तो इस तरह के एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एब्डोमेन वाले एक्सरसाइज कीजिए। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीत विशीतकारी, ठीक है, इस तरह के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। सारा हो गया है। आई थिंक थोड़ा फास्ट हुआ, बट आप लोग इसको जब रिवीजन करेंगे ना नोट से तो क्लियर हो जाएगा। आई नो मैंने थोड़ा लास्ट में फास्ट पढ़ाया है, बट आप इसका रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना एक दो बार तो क्लियर हो जाएगा। नोट्स पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना हमसे, ठीक है। टाइम भी हमने आपका ज्यादा आज ले लिया है, तो नेक्स्ट डे हम इसको पूछेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम फिर लेंगे इसका। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।